अगर मैं कहूँ कि इस रॉड का मैं रियल पॉइंट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, रॉड का मैं एक रियल पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो पॉइंट रॉड का ये वाला पॉइंट है। अगर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अच्छा, ये तो खैर ये 90 वाला है। एरोडो में ना इसका अगला पार्ट ऐसे दिया है कि मोटर ने इसको पूरा 180 डिग्री घुमा दिया ऐसे। अब बात करेंगे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, मतलब ना मोटर ने एक्सटर्नल करा, मोटर ने कितना वर्क डन किया, ठीक है ना, उसको कंप्लीट करना था। देखे हो, उसको देख लेना। टॉपलिंग वाला पार्ट है ना, वो कल के टेस्ट में आ रहा है। कल टेस्ट है ना तुम्हारा, कल टेस्ट है ना, फेज 2 का कल टेस्ट है ना, उससे तुम्हारा भी टेस्ट है ना। वह करे कि रोटेशन तक आ रहा है, वर्क पावर तक आ रहा है क्या? तो यहाँ क्या लगा हुआ था, रोटेशन। तो चिंता क्यों करना था, हम तुमको कहते हैं हम फेज 1 करेंगे। तो कह दिए थे उनको कि सर आप एक्स्ट्रा लेके पढ़ा लो। तो उनको पहले ही से पढ़ाना चाहिए था 3 चैप्टर। छोड़ो अब तुम, कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे छोड़ो उसे, मैं ये कह रहा था कि जो वीडियो था ना टॉपलिंग का, वो देख लेना, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्लास हम ग्रेजुएशन पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा रहा, वीडियो भेजा तो था 2 ठो। हाँ, उसको देखने के बाद ठीक है, अलग से प्रैक्टिस कर देंगे, करा लेंगे, एक आध क्वेश्चन का हो जाएगा। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे 2 वीडियो थे ना, वो कंप्लीट देखना है, मतलब तो देखना ही है, और उसके नोट भी बनाने हैं। ठीक है, कॉपी निकालो, क्वेश्चन करते हैं, अभी डिस्कशन पे आएंगे। और ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और एक पॉइंट मास इसके एंड पे यहाँ पे है, इसकी स्पीड v0 है। सब ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो मास m, स्पीड v0 से एक पार्टिकल इस रॉड से जाके टकराता है। ठीक है, लिखो तो क्वेश्चन। इफ कोलिजन इज इलास्टिक, if collision is elastic, if collision is elastic, then find first question, VCM of rod, comma omega of rod and velocity of particle after collision, ठीक है। तो चलो मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद जो ये तो इजी होता है। ठीक है, तो टकराते समय मान लिया सेंटर की वेलोसिटी VCM है, और एंगुलर वेलोसिटी मैंने ओमेगा मान ली, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी टक्कर के बाद V1 मान ली। ठीक है, हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, 0, एन से कैंसिल, और सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, मोमेंटम विल बी कंजर्व। यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो LMC यूज करने जा रहा हूँ। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा दैट इज m/v0। रॉड रेस्ट पे था तो 0, टक्कर के बाद रॉड का आ गया mVCM प्लस इस पार्टिकल का आ गया mV1। तो इस इक्वेशन बन गया V0 बराबर VCM प्लस V1, इक्वेशन नंबर 1। LMC मिल गई। अब हमें लिखना है क्या, E के इक्वेशन लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। E था 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी L/2 ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी जोड़ दो, तो इस वाले पॉइंट वेलोसिटी आ जाएगी VCM प्लस L/2 ओमेगा माइनस V1, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। सही है ना, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में इसकी वेलोसिटी, और उसमें सेंटर ऑफ मास का जोड़ दिया, और दिस माइनस दिस इज सेपरेशन। अपॉन अप्रोच आएगा V0, इक्वेशन नंबर
2। अब जो तीसरे लिखेंगे EMC एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा, इन जनरल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के जो इक्वेशंस है, इक्वेशन है अगर वो मैं जहां कोलिजन हो रहा है ना उस लाइन पे कोई पॉइंट लेके बना दो तो कैलकुलेशन इजी होता है, या रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं लिख दूं तो भी इजी आता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, सुनो क्या है, अगर मैं कहूं कि अभी एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व है तो स्पेस का कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लो, बट वो रेस्ट पे होना चाहिए। स्पेस का कोई पॉइंट हो जो रेस्ट पे है तो उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि ये फोर्स इंटरनल है, इंटरनल का टॉर्क जीरो होता है। वो फिर पॉइंट कहीं पर भी हो, चाहे इस लाइन पे हो, चाहे इस लाइन पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, स्पेस में कहीं पर भी हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है। बट कैलकुलेशन इज इजियर व्हेन मोमेंटम कंजर्वेशन इज टेकन अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड या लाइन ऑफ इंपैक्ट पे कोई पॉइंट ले लो, इसमें कैलकुलेशन इजी होता है। इसको भी लिख लो तो स्टेटमेंट की तरह से, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन प्रोवाइड and angular momentum conservation equation becomes easy, angular momentum conservation equation becomes easy, angular momentum conservation equation becomes easy when it is made with respect to a point on line of impact or center of mass of rod ठीक है, इजी रहता है। तो चलो एमसी लिख लेते हैं। तो यहीं पे मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, या मैं इसी पे लिख लिया सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इस पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा। तो देखो रॉड तो जीरो पे है, बस इस पार्टिकल का बनेगा कितना, एम वी नॉट इज टू एल बाई टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टक्कर के बाद इस पार्टिकल का एम वी वन एल बाई टू प्लस ओमेगा का सेंस भी तो वही है, क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, सब सेम है। तो बनेगा एम एल का स्क्वायर बाई 12 इंच टू ओमेगा। इक्वेशन नंबर 3 सही है। डाउट है क्या? 3 इक्वेशन तीनों सॉल्व करोगे आंसर दे देगा, सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे कि बताओ इस पार्टिकल ने इस रॉड को कितना इंपल्स दिया है, तो रॉड का चेंज इन रिलेटिव मोमेंटम लगा देंगे, ठीक है, या पार्टिकल का रिलेटिव मोमेंटम, बात एक ही आएगा आंसर, सही ना। और एंगुलर इंपल्स पूछेगा तो दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर दे देगा, सही है। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, शांत रहो प्लीज, सही है। अच्छा, अगर मैं अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इस स्पेस के किसी भी स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वैलिड है, क्योंकि इंटरनल फोर्स का टॉर्क जीरो आएगा। और अगर हम दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें स्पेस का जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा हो, तो उसके अबाउट भी कंजर्व है। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सूडो फोर्स देगा नहीं हो, सारा चक्कर सूडो फोर्स का है कि सूडो फोर्स देगा तो पास किससे कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि क्या इस रॉड पे, अगर मैं कहूं कि इस रॉड पे, रॉड का मैं रियल पॉइंट सेलेक्ट करने जा रहा हूं, रॉड का मैं एक रियल पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं, वो पॉइंट रॉड का ये वाला पॉइंट है, क्या इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है? अगर ये पॉइंट मान लो, हाँ लिखो तो अगला क्वेश्चन, ये पॉइंट P है और रॉड के सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट Q है और दोनों का एक कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, जो कि इसको मैं CCM लिख रहा हूं, और ये है PQR, CCM R वाला पॉइंट है, ठीक है। लिखो तो क्वेश्चन, इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन is possible about a point of rod. These points are A पार्ट, इसका A पार्ट लिखना P, B पार्ट R, C पार्ट Q, C पार्ट Q,
अच्छा ये पी ना कई जगह बन गया, तो ये यहां से हटा दो। पी क्यू आर, डी पार्ट लिखो तो, डी पार्ट, डी पार्ट लिखना तो, इज एनी अदर पॉइंट इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन रॉड, is any other point is also possible on rod? If S, then locate this point. If S, then locate this point. अगर कोई अदर पॉइंट्स के अलावा भी कोई पॉइंट है रॉड के ऊपर जिस पर एएमसी लग सकता है तो उसको लोकेट करो, लोकेट दिस पॉइंट। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो पॉइंट पी है, इसके अब पॉइंट पी के पास एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब पॉइंट पी के पास जो एक्सेलरेशन इस स्टैंड पे, दोनों एक्सेलरेशन है, ड्यूरिंग कोलिजन चेक करना होता है, ड्यूरिंग कोलिजन। तो पॉइंट पी पे ड्यूरिंग कोलिजन एक फोर्स कैसे लग रहा है, तो इसके अबाउट अगर टॉर्क की बात करें तो एन का और इस एन का टॉर्क तो जीरो का इसी से पास कर रहा है, बट ये पॉइंट एक्सेलरेटेड है और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक तो अच्छा एक तो ये वाला एक्सेलरेशन होगा आर ओमेगा का स्क्वायर, सही ना, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में आर ओमेगा का स्क्वायर एक्सेलरेशन बनेगा, और दूसरा एक और ये वाला एक्सेलरेशन बनेगा टेंजेंशियल, दैट इज आर अल्फा, ऐसे घूम रहा है ना, तो आर अल्फा ऐसे, और उसमें मैंने जोड़ दिया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, दैट इज एसीएम। मतलब मैं पॉइंट पी के एक्सेलरेशन पे फोकस्ड हूं, और वो भी ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन ड्यूरिंग कोलिजन के ही दौरान के फोर्स से अफेक्टेड होता है। तो अब हम पूरा दिमाग लगा रहे हैं ड्यूरिंग कोलिजन। तो अगर मैं ड्यूरिंग कोलिजन की बात करें, अगर मैं ड्यूरिंग कोलिजन की बात करूं तो इस पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है ये इधर आएगा आर अल्फा, ये आएगा आर ओमेगा स्क्वायर, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इसमें ऐड करोगे तो इसमें जुड़ के आ जाएगा एसीएम। अब सुनना, ये पॉइंट यहां पे, इस पे एन इधर दिख रहा था, इस पे एन इधर दिखा रहा था, और इस पे अगर तुम खड़े हो तो सूडो फोर्स दिखेगा, और सूडो फोर्स, और ये जो पार्टिकल से टकराते समय यहीं पे है, बेसिकली ये पार्टिकल टकराते समय यहीं पे है। तो अब जो अच्छा एक और बात है, ये जो सूडो फोर्स आएगा वो एम इंटू ए बनेगा, और एम इंटू ए को भी इंपल्सिव ही होना पड़ेगा, समझ ना, एम इंटू ए को इंपल्सिव होना पड़ेगा, बट ये इंपल्सिव नहीं है भाई, मास तो फाइनाइट है, तो एम इंटू ए इंपल्सिव तब बनेगा जब ए इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, ए इन्फिनिटी अप्रोच करना चाहिए। तो ये जो आर ओमेगा स्क्वायर तो फाइनाइट वैल्यू है, मतलब इसकी जब हम एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो मुझे आर ओमेगा स्क्वायर को शो करना नहीं चाहिए था, बिकॉज दिस इज द फाइनाइट, इंपल्सिव फोर्सेस इनफाइनाइट अमाउंट की होती हैं। तो ड्यूरिंग कोलिजन हमें आर ओमेगा स्क्वायर को शो नहीं करना चाहिए था, हम उसको बेवजह शो किए थे। अब क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों को शो करना चाहिए था, क्या एसीएम इनफाइनाइट अमाउंट का है? यस है, क्योंकि जो इंपैक्ट एन लग रहा है वो एन इंपल्सिव है, अगर एन इंपल्सिव है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इंपल्सिव मिलेगा ड्यूरिंग कोलिजन, एन इनफाइनाइट है ना, तो एसीएम इन्फिनिटी अप्रोच करेगा और अल्फा भी इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर जब टॉर्क लिखोगे तो टॉर्क भी इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, टॉर्क भी इन्फिनिटी आ गया, तो अल्फा भी इन्फिनिटी आएगा, एसीएम भी इन्फिनिटी आएगा, दोनों ही इन्फिनिटी आएगा, सही है ना। इसका मतलब कि अगर मैं यहां पे खड़ा होके, यह बन गया हमारा ए नेट, अगर मैं यहां पे खड़ा होके सिस्टम को देखूं तो एक तो सूडो फोर्स यहां पे काम करेगा और एक सूडो फोर्स इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, या मैं यूं कहूं पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा। एक ही बात है, अगर दो पार्टिकल है ना तो तुम्हारा काम है कि अगर तुमने इसमें सूडो फोर्स दिखाया, इसमें सूडो फोर्स दिखाया, या इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे अकेला फोर्स दिखा दो, बात एक ही है, सबका मतलब एक ही है। तो इसका और इसका सेंटर ऑफ मास तो कंबाइंड है ना, सीसीएम कंबाइंड है, तो पूरे सिस्टम का इसका ये जो एक्सेलरेशन है इससे सूडो फोर्स यहाँ पे आ जाएगा और ये बनेगा टोटल मास 2m इंच टू ए नेट, बट ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ये वाला n तो जीरो देगा, बट ये जो फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो तो इसके अबाउट टॉर्क दे दिया ना, दैट मीन्स नो,
इसके अबाउट तो कंजर्व नहीं है। तो रॉड का पॉइंट पी के अबाउट नहीं कंजर्व है। हाँ, इसी पी के ऊपर अगर एयर का पॉइंट होता ना तो उसके अबाउट कंजर्व था, बट पी के अबाउट कंजर्व नहीं है। रॉड के खुद के पॉइंट के अबाउट नहीं कंजर्व है, क्योंकि उसके अबाउट इसका एक्सेलरेशन आ रहा है। समझ लो क्या कह रहा हूं, यही चीज तुम कहेंगे नो, नॉट अबाउट पी, पी के अबाउट तो नहीं है। अब हमें बात करनी है कौन सी, पी हो गया। अब आर, आर कौन सा था, कॉमन सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट तो कंजर्व होगा ही होगा, क्योंकि जब कॉमन सेंटर ऑफ मास जाओगे तो कॉमन सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। अगर तुम वहीं पे खड़े हो तो सूडो फोर्स उसी से दिखा दोगे ना, तो टॉर्क तो जीरो हो गया। सही है, अगर इस सीसीएम के अबाउट टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम सीसीएम के अबाउट कंजर्व है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट आर है सीसीएम, उसके अबाउट कंजर्व होगा, यस, बिकॉज टॉर्क अबाउट सीसीएम ऑफ सूडो इज जीरो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पी आर एंड क्यू। क्यू रॉड का सेंटर था, क्या रॉड के सेंटर के अबाउट कंजर्व है, एकदम नहीं कंजर्व है। ये रॉड के सेंटर के पास एक्सेलरेशन एसीएम ना, अगर एसीएम है तो अगर रॉड के सेंटर पे तुम खड़े हो जाओगे तो इस एसीएम का सूडो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, 2m इंटू एसीएम पास करेगा ना, तो इसके अबाउट ये अगेन टॉर्क दे देगा ना, हम कहेंगे नो, नॉट कंजर्व। समझ रहे हो। अब अगला पॉइंट ये था कि क्या इनके अलावा, मतलब इस पूरे रॉड पे, तो अगर हम रॉड के पॉइंट की बात करें, रॉड के पॉइंट की बात करें तो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास कोड तो कंजर्व हो गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हमें ये देखना था कि रॉड पे कोई और भी पॉइंट है जिसके अबाउट कंजर्व है क्या, क्या करो। हाँ, एकदम वो सही कह रहा है कि आर अल्फा जहां पे एसीएम को बैलेंस कर दिया वो पॉइंट होना चाहिए, और वो पॉइंट पता किधर होना चाहिए, इसके सेंटर के ऊपर होगा। सही है, तो ये एकदम सही कह रहा है, तो हम इसमें इस आंसर को भी नोट कर लेंगे। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ वो ये होगा कि अगर ये रॉड है, अगर ये रॉड है तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन है एसीएम, और ऐसे घुमाया है तो अल्फा था, ऐसे इस सेंस में अल्फा था, इस सेंस में अल्फा था। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है जो यहाँ से एक्स दूरी पे हो, ये पॉइंट क्यू है, क्यू नहीं है, इसको पी क्यू आर एस टी लिख लिया, टी है, तो यस टी के अबाउट कंजर्व है, और यस अबाउट टी, यस टी। क्यों, टी का जो एक्सेलरेशन हो ना टेंजेंशियल ही चाहिए, रेडियल तो नॉन इंपल्सिव है, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो बन जाएगा, और ये बन जाएगा एसीएम माइनस एक्स अल्फा। समझ रहे हो। हाँ, बड़ी नहीं आनी चाहिए। हाँ, इसमें इस केस में नहीं आएगी, वो 12/3 का ही टर्म्स बनता है एक तरह से देखो तो, वो सॉल्व करने के बाद जो आएगा सो आ जाएगा। अगर हमें कैलकुलेट भी करना है तो कैलकुलेट कर भी लेते हैं। देखो, अगर हमें इसको निकालना हो ना कि वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, तो फोर्स कहाँ लगा है, रॉड के एंड पे लगा है। हाँ, एसीएम निकालने के डायरेक्ट एसीएम आ जाएगा इंपल्सिव से एन अपान एम, नहीं, एसीएम आ जाएगा एन अपान एम, और टॉर्क लिख के आई अल्फा निकाल लेंगे, तो बनेगा एन इज टू एल बाई टू बराबर एम एल का स्क्वायर बाई 12 इंच टू अल्फा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अल्फा कितना आ गया, एन एन 6n अपान एम एल। सही है, सही है ना। अब इसको बैलेंस कर दो, तो एसीएम क्या है, एन अपान एम है, बराबर एक्स इंटू अल्फा 6n अपान एम एल, तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज एल अपान 6। तो एल अपान 6 दूरी पे जो पॉइंट होगा उसके अबाउट भी कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो अगर उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो उसके लिए तो एक तरह से इनर्शियल फ्रेम बन गया, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तोड़ ही नहीं देगा वो, देन इट विल बी कंजर्व। सही है ना, हटाएं इसको। लिख लिया।
हटाऊं? ये देखो एक क्वेश्चन ये है, ये इरडो का ही क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक बड़ा सा डिस्क है, एक बड़ा सा डिस्क है जिसकी एक्सिस फ्रिक्शनलेस है, इसकी एक्सिस फ्रिक्शनलेस है, और क्या, हाँ, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूम रहा है, इसका मास m है, रेडियस r है, ये डिस्क है, और यहाँ पे ना एक मोटर लगा हुआ है। वो तो एडवांस वाला क्वेश्चन है, उसमें मोटर जो है यहाँ पे, अच्छा इसमें ना ये घूम तो रहा है, बट ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस एक्सिस दिख नहीं रही है। मतलब इसमें ना ये नहीं कि ये कोई रॉड है वो दिख रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें ना तुम इस तरीके से इसको दिखा दो, ये ऐसे है, और ये ओमेगा नॉट, ये डिस्क ना इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे ओमेगा नॉट से, ये एक्सिस है, और यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, और जो मोटर है इस पे, इसी डिस्क पे, ये मोटर है ना, ये सॉलिड है, मोटर सॉलिड है, मोटर इस पे चिपका हुआ है ऐसे, ये पूरा पूरा मोटर चिपका हुआ है, और पूरे सिस्टम की जो मोमेंट है फिर से सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना, आई सी, आई ऑफ मोटर, मोटर प्लस डिस्क, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एम आर का स्क्वायर बाई 2 ऐसे, और इसमें इस मोटर पे एक और डिस्क है जो कि इस तरीके से है, एक डिस्क इस तरीके से, इसका मास भी मान लो कैपिटल एम है, बट रेडियस r बाई 2 है। अब ये जो है इस मोटर में यहां पे ऐसे लगा हुआ है, ये इस तरीके से, और इसी मोटर पे लगा हुआ है, इस मोटर पे लगा हुआ है। मतलब ये जो मोटर है ना, मोटर पे एक यहाँ पे एक एक्सिस ऐसी है जो इसको फ्री ऐसे घुमा सकती है। मतलब ये डिस्क ऐसे घूम रहा है, ऊपर ये भी डिस्क ऐसे घूम रही है, और वो जो ऊपर का मोटर है वो फ्री है इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे ऐसे एक एक्सिस बनी हुई है, और ये डिस्क ऐसे घूम रही है इस पे, इसको ऐसे घुमा सकती है। जैसे कि मैं हूँ, मैं मोटर हूँ और मैं डिस्क पे हूँ, और डिस्क के साथ मैं घूम रहा हूँ, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, और ये जो मेरा हाथ मोटर की एक्सिस ऐसी है, ठीक है, और ये ऐसे लाइन है और डिस्क ऐसे घूम रहा है, तो मोटर क्या कर सकता है, इसको ऐसे घुमा सकता है, किसी भी एंगल पे घुमा सकता है इसको, ठीक है, मैं अपने हाथ से पकड़ के ऐसे घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें यही है कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, क्या, हाँ बोर्ड के अंदर है ऐसे, जैसे कि यही तो था, ऐसे एक्सिस ऐसे थी, प्लेन के परपेंडिकुलर है, हॉरिजेंटल एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, हॉरिजेंटल इधर भी चलता है, ऐसे भी चलता है, हॉरिजेंटल ये लाइन है, और इस डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दी गई है, ये भी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, मतलब जिस ओमेगा से डिस्क घूम रहा है मोटर, उसी ओमेगा से वो भी घूम रहा है। नाउ मोटर रोटेट दिस बाय 90 डिग्री, लिखो तो क्वेश्चन, when motor rotates, when motor rotates, when motor rotates upper disk, when motor rotate upper disk by 90 degree, by 90 degree, by 90 degree, find new angular velocity of, find new angular velocity of bigger disk and a smaller disk, bigger disk and a smaller disk with respect to ground. हाँ, also find, लिखना इसमें तो, also find total work done by motor, total work done by motor to do this,
total work done by motor to do to do this. क्या अच्छा, इसको रोटेट किया 90 डिग्री ना, ऐसे रोटेट किया तो ये यहीं पे घुमा, इसकी एक्सेस यहीं पर होगी, यहां नहीं आई, मतलब ये डिस्टेंस नेग्लेजिबल है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये दिस एल इज नेग्लेजिबल, एल इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल आर, ये बहुत कम है। इसको और इससे टकराएगा भी नहीं, ऐसा नहीं कि इसको घुमाएगा तो टकरा जाएगा, मतलब ये ऐसे था, देखो तो ऐसे डिस्क था, अभी डिस्क इसको घुमा के मैंने ऐसे कर लिया ताकि ये डिस्क वैसे घूमे, ऐसा नहीं कि ऐसे घुमाया और यहां पे आ गया, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसी एक्सिस पे ये डिस्क इसी एक्सिस पे ऐसे हो गई, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है इसी एक्सिस पे ऐसे हो गई 90 डिग्री टर्न। अरे वो ऐसे भी हो सकता है, देखो ना, ऐसे अपने हाथ से पकड़े रहो, देखो मैं ही हूं, मैं अपने हाथ से पकड़ा हूं, मैं मोटर हूं और ये ऐसे घूम रही है, मैं अपने हाथ से पकड़ा और ऐसे था ना, ऐसे कर दिया, डिस्क बीच में घूम रही थी फ्रिक्शनलेस में, मेरे हाथ में एक फ्रिक्शनलेस रॉड लगा हुआ था और डिस्क कैसे घूम रही थी, मैं अपने हाथ से पकड़ा, इसको ऐसे घुमा दिया, फिर ऐसे घूमने लगे। हाँ, अब वर्टिकल प्लेन में आ गया डिस्क का प्लेन, कौन सा, ये घुमा के मैंने ऐसे कर दिया बस। हाँ, ये एम नहीं, ये वाला मास ये वाला मास एक ही है, या ये डिस्टेंस बहुत कम है, कहीं ऐसा ना तुम समझ जाओ इसका मतलब कि इसको घुमा के मैंने इधर कर दिया, ऐसा नहीं है। नहीं होगी जीरो, अच्छा नहीं जीरो होगे, देखो तो बता रहा हूं, सुनो तो एक सेकंड, सुनो पहले, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट नेट टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि जो मोटर इस डिस्क पे लगाएगा, डिस्क उतना ही मोटर पे लगाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस वो फ्रिक्शनलेस एक्सिस है, तो कहीं से तो फोर्स आएगा नहीं, एमजी वगैरह एक्सिस के पैरेलल है, समझ रहे हो ना, तो इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा अगर ऐसे घुमाता है तो भी, क्योंकि बाकी तो सारे फोर्सेज इंटरनल है ना। अगर मैं मोटर को इस डिस्क को एक सिस्टम में मान लूँ तो सारे के सारे फोर्सेस क्या आएंगे, इंटरनल आएंगे, और जो फोर्स एक्सटर्नल है वो एम बस बनेगा और एम एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए टॉर्क जीरो देगा। एंड दूसरा, अगर इस एक्सल पे ये जो एक्सिस है इस पे कोई फोर्स आता भी है तो उसी से पास कर रहा है, अगर तुम ऐसे घुमा रहे हो तो इसकी हल्की सी बेंडिंग होगी जो इस एक्सिस पे टक्कर मारेगा, हल्का से टक्कर मारेगा, मारते रहे क्या फर्क पड़ता है, बट पास तो एक्सिस से ही कर रहा है वो फोर्स, समझ रहे हो ना। मतलब ये है कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इस एक्सिस से या तो फोर्स पास करेगा, और उससे अगर नहीं पास कर रहा है तो फिर इसके पैरेलल है, पैरेलल इसलिए जीरो होगा, और अगर इस एक्सिस से पास कर रहा है इसलिए जीरो होगा। नाउ एंगुलर मोमेंटम होल सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस विल बी जीरो, कंजर्व, तो हम यूज करेंगे वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर रहा हूं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, दोनों का सेंस सेम था घूमने का, तो डिस्क का आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंच टू ओमेगा नॉट इंच टू, ये बन गया। हाँ, उसका आएगा एम आर बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू इंच टू ओमेगा नॉट, ठीक है, एम बाई टू दैट इज इक्वल टू, अब सुनना, ये नया ओमेगा गेन कर लिया, तो जो नया ओमेगा गेन किया इसी सेंस से मान लिया नया ओमेगा ओमेगा आ गया, तो इस डिस्क का जो बनेगा वो बनेगा एम स्मॉल एम, मास सेम है तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंच टू ओमेगा, सेंस तो वही है। अब ये जो डिस्क है ना, हाँ, अब ये डिस्क जो था ऐसे था वो ऐसे हो गया, अब ऐसे होके फिर ऐसे घूमने लगेगा, ये ऐसे भी घूम रहा होगा,
अभी कुछ नहीं ऐसा है, उसको भी सोचना बाकी है कि ये जो ओमेगा है, इसका ओमेगा जो ऐसे इधर देखो तो ये जो ओमेगा था, जब इसने इसको ऐसे किया तो इस ओमेगा पे क्या असर पड़ा, अभी तो सोचना बाकी है। ठीक है, बट ये तय है कि जो भी ओमेगा आया हो, ये जो भी ओमेगा आया हो, ये जो डिस्क पहले ऐसे था उस डिस्क को तुमने ऐसे कर दिया। अब इस ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसके साथ ऐसे घूम रहा है, और वो ओमेगा और ये ओमेगा क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, क्योंकि जिस ओमेगा से डिस्क घूमेगा उसी ओमेगा से वर्टिकल प्लेन भी घूम रहा है ऐसे। सही है ना? तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, वो आएगा एम आर स्क्वायर एम आर बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 4 इस टू ओमेगा, ये बनेगा ओमेगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग। सही है? कितना आएगा 10/9, ज्यादा आ गया, कम आएगा, ज्यादा क्यों आएगा, नहीं आ जाएगा ज्यादा। हाँ कितना आ रहा है 10/9 ओमेगा नॉट, ये तो आंसर मिल गया। सही है? अब मुझसे पूछा गया था कि बड़े डिस्क छोटे डिस्क का ओमेगा बताओ। हाँ तो जो बड़ा डिस्क है, बिगर डिस्क का ओमेगा तो 10/9 ओमेगा नॉट होगा, लेकिन जो स्मॉल डिस्क होगा उसके ओमेगा की बात करते हैं, और दोनों ही एक्सिस फ्रिक्शन लेस है, ये वाली भी एक्सिस फ्रिक्शन लेस थी और ये भी फ्रिक्शन लेस है। तो सुनो, अब ये एक्सिस फ्रिक्शन लेस है, मेरी तरफ देखो एक बार, ये एक्सिस फ्रिक्शन लेस है और डिस्क कैसे घूम रही है, सुनना, ये छोटा वाला डिस्क में जो होल लगा हुआ है उस होल से ये रॉड पास कर रहा है और ये रॉड फ्रिक्शन लेस है, ये रॉड फ्रिक्शन लेस है, और ये डिस्क कैसे घूम रही है। अब मैं इसको अपने हाथ से पकड़ के अगर मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे कर दिया, तो अगर मैं इस डिस्क के मोशन की बात करूं, ग्राउंड फ्रेम से मैं देख रहा हूं, मैं घुमा रहा हूं, मुझे मत देखो, ग्राउंड फ्रेम से मैं देख रहा हूं, तो अगर इस डिस्क की एबीडी बनाऊं, डिस्क की, तो इस डिस्क की एबीडी में डिस्क किसी भी एंगल पर चाहे, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर है, ये जो एक्सिस बन रही है ना, इस एक्सिस लॉन्ग टॉर्क ही नहीं आएगा। ये फ्रिक्शनलेस था और ये ऐसे घूम रहा था, अगर ये ऐसे घूम रहा था, छोटे डिस्क की बात कर रहा हूं, छोटा डिस्क घूम रहा था ओमेगा नॉट से, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ना तो ये वाला ओमेगा नॉट ही रह जाएगा, क्योंकि कोई फ्रिक्शन ही नहीं है इसमें। देखो ये ऐसे घूम रहा है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इस डिस्क को, हाँ, ओमेगा चेंज कौन करेगा, कोई ना कोई टॉर्क चाहिए ना, हाँ, जो इसको मिले, इस डिस्क को मिले, और वो मिल नहीं पाएगा क्योंकि एक्सिस फ्रिक्शन लेस है, तो इस डिस्क का ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये डिस्क ऐसे घूम रहा है ना, तो इसको तुम ऐसे घुमाओगे, ऐसे ना ऐसे कर दोगे, तभी भी ये वाला ओमेगा वही रहेगा, क्योंकि भाई कोई ना कोई तो चाहिए ना जो इसके ओमेगा को, हाँ, मतलब कम करने की कोशिश करे, फ्रिक्शन जैसा हो जो उसको रोकने की कोशिश करे। नहीं, जैसे कि एक साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया ऐसे घूम रहा था और तुमने साइकिल के पहिए को ऐसे कर दिया, तो उसका ओमेगा वही है, साइकिल के पहिए का ओमेगा वही रहेगा जो ऐसे वाला ओमेगा था, जब इधर घूमेगा तो ये वाला ओमेगा सेम ही रहेगा। क्या? नहीं, वो तो इस वजह से होता है क्योंकि तुम्हारे हाथ में फ्रिक्शन होता है, तो तुम उसके जो व्हील होते हैं ना, वो जो व्हील से पकड़े रहते हो, इसे पकड़े हो और तुम इसको घुमा रहे हो धीरे धीरे, तो कोई भी चीज प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा जिसके बियरिंग में फ्रिक्शन ना हो, तो वो फ्रिक्शन धीरे 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 उसको कम करेगा ही करेगा। इवन ऐसे भी तुम व्हील, ऐसे भी साइकिल के पहिए को रख के ऐसे घुमा के छोड़ दो, एक समय बाद रुक ही जाता हो, तो बियरिंग में होता ही होता है। अगर बियरिंग पूरी तरीके से फ्रिक्शनलेस कर दो ना, तो ऐसे पकड़ के तुम ऐसे करोगे ना, तो जो ओमेगा ऊपर होगा वही ओमेगा ये भी होगा, ओमेगा चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल से कोई फोर्स पास नहीं कर रहा, एक्सेल से फोर्स पास कर रहा है, टॉर्क नहीं आ रहा। सही है ना? और एक और चीज है, जो डिस्क का जो वेट है वो भी हमेशा उसी एक्सिस से पास करेगा, क्योंकि डिस्क का सेंटर इस एक्सिस से कौन साइड हो रहा है, हाँ, तो एमजी भी तो उसी से पास करेगा, तो एमजी का भी टॉर्क नहीं आएगा, चाहे उसको धीरे घुमाओ या तेज घुमाओ।
किसका, एमजी कर रहे हो? अरे डिस्क का एमजी तो यही है ना, इसी से तो पास करेगा। तो क्या पड़ता है, अगर ऐसे भी आएगा तभी तो इसी से पास करेगा। तो कंपोनेंट से क्या मतलब हमें, कंपोनेंट से क्या मतलब है, ये डिस्क है और डिस्क का ये एक्सेल है, तो एमजी तो हमें से, अभी तो एमजी ऐसे है, जब तुम ऐसे घुमाओगे तो एमजी ऐसे होगा, तभी भी तो एक्सेल से ही पास कर रहा है, एमजी तो एक्सेल से ही पास कर रहा है ना, तो टॉर्क जीरो देता रहेगा। फिर ऐसे घुमा दो, तभी भी एमजी इसी एक्सेल से पास कर रहा है, तो टॉर्क जीरो देता रहेगा। इसका मतलब इस डिस्क का ओमेगा चेंज नहीं हुआ, मतलब ये वाला जो ओमेगा है ना, जो ऐसे घूम रहा था, वो ओमेगा इधर करोगे ना तो वो उस ओमेगा में कोई चेंजेस नहीं है, सही है ना। तो इसमें ना जो स्मॉलर डिस्क उसके पास दो ओमेगा आएगा, जब ये 90 डिग्री ऐसे घूम जाएगा तो एक ओमेगा आएगा ये वाला और एक ओमेगा आएगा ये वाला। तो ये जो ओमेगा है अगर ये ऊपर की ओर है तो मैं इसको लिखूंगा ओमेगा 10/9 ओमेगा नॉट जे कैप, और एक ओमेगा, अब डिपेंड करता है कि इसको तुमने इधर घुमाया है कि इधर घुमाया है। तो अगर तुमने इसको इधर घुमा दिया है तो माइनस आई कैप हो जाएगा। हाँ, ये घूम रहा था ऐसे ना, अगर वेक्टर ऐसे घूम रहा था और उसको तुमने ऐसे घुमा दिया तो वेक्टर एज इट इज रहेगा, सही है। हाँ, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा नॉट आई कैप, तो ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, सही है, इसलिए पूछा गया था मोटर ने कितना वर्क डन किया, तो मोटर वर्क डन इस पूरे सिस्टम की चेंज इन कैंडिडेट कहलाएगी, सही है ना। हाँ सही है, कह रहे हो तो इसमें जो डेल्टा जो वर्क डन आएगा ना, वो के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल में ये जो छोटा वाला डिस्क है इसका बनेगा हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू, हाफ आई इज टू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, प्लस इस डिस्क का ये वाला ओमेगा नॉट, जो कि वो बोल रहा है कि नहीं लिखेंगे तभी भी काम चलेगा, क्योंकि ये वाला ओमेगा नॉट का ओमेगा तो वही है। लेकिन एक और बात थी, अगर इसको तुम, वो सेम रहेगा, ये वाला तो सेम ही रहेगा ना, ये तो फाइनल ओमेगा है ना, तो हम इससे एनर्जी लिख लेंगे नेट ओमेगा नेट का स्क्वायर करके, सही है ना। तो अच्छा एक और बात, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए, अच्छा रिजिड बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के लिए ना एक टर्म्स और हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वो ये है, ये शायद लिखवाया था मैंने, हाँ, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर, इसका हेल्प ले लेंगे हम लोग इसमें। तो इसमें क्या किया मैंने, ये काइनेटिक एनर्जी किसका है, बड़े वाले डिस्क का इनिशियली, और छोटे वाले डिस्क का हाफ एम आर बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू इंच टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये सिस्टम की इनिशियल कैंडिडेट है, ये बड़े वाला डिस्क है छोटे वाला डिस्क का, माइनस अब इस छोटे वाले बड़े वाले डिस्क का ये बनेगा हाफ एम आर का स्क्वायर बाई टू इंच टू ओमेगा का स्क्वायर, और उसमें से एक और टर्म्स हटाएंगे, और वो किसका, छोटे वाले डिस्क का, तो छोटे वाले डिस्क की जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी हाफ, अब ये ना ये डिस्क कैसे है, अगर ये डिस्क ऐसे तो एक तो ऐसे घूम रही है, तो ये वाला एक्स वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्स वाला ओमेगा का स्क्वायर, और एक डिस्क ऐसे घूम रही है तो वाई वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू वाई वाला ओमेगा का स्क्वायर, तब उसकी कैंडिडेट आएगी। हाँ, तो ये लिखेंगे हाफ, अब एक्स वाला क्या बनेगा, एक्स वाला तो यही आने वाला है, क्यों, ये बनेगा एम आर बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू इंच टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस, इसमें क्या कर रहा हूं, ये एक्स वाला से आ रहा है, एक्स वाला ओमेगा नॉट की एनर्जी ये बनेगी, सही है ना। उसके बाद ये जो बनेगी वो बनेगी हाफ एम बाई फोर इंच टू आर बाई टू का स्क्वायर, आर बाई टू का स्क्वायर इनटू ये जो ओमेगा आया था ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, अभी पूरा टर्म्स कैंटिक होगी फाइनल, उसमें हम ये पाएंगे ना कि ये जो एनर्जी है ना ये इसको कैंसल आउट हो जाएगी और फिर रिजल्ट आंसर देगा। लेकिन अगर ये 90 डिग्री पे मैं नहीं घुमाया होता ना, 90 पे नहीं घुमाया होता, किसी एंगल पे घुमाया होता, तो ये वाला ओमेगा नॉट वैसे ही रहता, तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ता ना, एक्सेल ऐसा है ना,
नहीं 90 पे तो इजी है। अच्छा ये तो खैर ये 90 वाला है। एरोडो में ना इसका अगला पार्ट ऐसे दिया है कि मोटर ने इसको पूरा 180 डिग्री घुमा दिया, ऐसे 180 डिग्री घुमा दिया। तो अगर 180 घुमा दिया तो फिर जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट लगाओगे ना उसमें ये वाला तो ये लिखोगे, बट जब यहां लिखोगे तो ये वाला माइनस लिखेंगे क्या? ये नहीं, वो वही ओमेगा नॉट पड़ा रहेगा उसका, और ओमेगा नॉट में से ओमेगा के टर्म्स घटाए जाएंगे। ऐसे पहले कॉपी करो फिर उसको बताता हूं। कर ली कॉपी? अब लिखो तो इसी में। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बताया हूं? ये सही है ना? लिखो तो, इफ मोटर रोटेट दिस डिस्क बाई 180 डिग्री, if motor rotate this disc by 180 degree, then find work done by motor in this process, then find work done by motor in this process, then find work done by motor in this process। तो इसमें अगेन y एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इसमें ये जो टर्म्स है ना ये टर्म्स एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो ये यहां तक के टर्म्स एग्जैक्टली सेम आएंगे। अब अब इस पे लिखना बाकी है। तो ये डिस्क का क्या लिखेंगे हम? एम आर का स्क्वायर बाई 2 इंच टू ओमेगा। ये मेरा हाथ देखना, ये फ्रिक्शन लेस था, ये ओमेगा नॉट से घूम रहा था। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं ना तो ये ओमेगा नॉट से ही घूमता रहेगा, वो चेंज अगेन नहीं होगा। बट वो ओमेगा नॉट तो इसके रिस्पेक्ट में हो गया, लेकिन ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है तो उसका ओमेगा ग्राउंड फ्रेम में चाहिए। तो मेरे क्या माइनस ओमेगा नॉट। अब उल्टा घूमने लगा ना ये। पहले ये ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा था ऐसे, और जब उल्टा करोगे तो ऐसे घूमने लगेगा ओमेगा नॉट से, लेकिन डिस्क ओमेगा से ही घूम रही है ऐसे, और इस सेंस को तुम प्लस मान रहे हो, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, सही है ना? तो नेट ओमेगा आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, समझ रहे हो? हाँ, मैं इस सेंस को प्लस मान रहा हूँ, जो इनिशियल ओमेगा सेंस है वो प्लस मान रहा हूँ, सही है ना? ये ऐसे घूम रहा था ओमेगा से, ओमेगा नॉट से घूम रहा था, तो इस सेंस को प्लस बोल रहा हूँ। अब जब उसको 180 घुमा दिया तो उसका घूमने का सेंस उल्टा हो गया ना, और ये नया ओमेगा अटेंड किया उसी सेंस में, तो ग्राउंड फ्रेम ऊपर वाला डिस्क ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ना, सही है ना? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो हम इसको लिखेंगे, फिर उस डिस्क का लिखेंगे एम आर बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंच टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद हमें अब वर्क डन निकालना है बैट मोटर का। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ आई की जगह पे इस डिस्क का लिख लेंगे एम आर का स्क्वायर बाई 2, और उसका भी ओमेगा सेम ही है, यानी सिर्फ एक ही बार नेट आई से काम चला लेते हैं, जब दोनों का ओमेगा सेम है तो समझ रहे हो ना? तो प्लस उस डिस्क का क्या बनेगा, एम आर बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 हाफ नेट आई इनटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अच्छा रुको ना एक सेकेंड, वर्कडन के लिए रुको ना 2 मिनट यार। वर्कडन के लिए ना फाइनल माइनस ऐसे निकालना होता है, और हम इनिशियल से फाइनल निकाल रहे हैं, तो एक माइनस साइन यहाँ पे लगा देते हैं आंसर पाने के लिए। अभी बता रहा हूँ रुको। अब वही काम यहाँ पे भी, तब इसको ना माइनस कर लेते हैं और उसको क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे। अब बताओ, हाँ हाँ, नहीं सेम होगी, सही है ना? हाँ, तो और ये ओमेगा में ग्राउंड फ्रेम ओमेगा है। हाँ हाँ, ये एक्सिस फ्रिक्शन रेस थी बस। तो ये डिस्क को
जब तुम ऐसे घुमा के ऐसे कर दोगे तो ये बस ऐसे ही घूमता रहेगा, लेकिन साथ साथ ये ऐसे घूमेगा, और ये वाला ओमेगा तो इसके बराबर ही रहेगा ना। ये तो एज इट इज रह जाएगा ना। हाँ, तो ये वाला भी एज इट इज रहेगा। हाँ, लेकिन नीचे वाला भी तो घूम रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में ओमेगा बदल जाएगा ना उसका। हाँ, ओमेगा नॉट जो शुरू था वही फाइनली रह गया। तो दोनों बराबर नहीं रहा है ना। हाँ, ये जो नया ओमेगा आ रहा है वो अलग ओमेगा है ना, वो घुमा नहीं रहा है, वो आया नया ओमेगा आया। हाँ, जो नया ओमेगा आया दैट इज डिफरेंट देन दिस वन। हाँ हाँ, तो टर्म नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर था, ठीक है, बट ये टर्म्स आएगा क्योंकि वो उसकी एक्सिस पे लॉन्ग जा रहा है। सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब मैं फाइनल काइनेटिक निकालूंगा लिखूंगा हाफ आई के जगह पे डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 इंच टू ओमेगा का स्क्वायर प्लस उसका क्या लिखे बताओ, हाफ एम आर बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंच टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट लिखेंगे का होल स्क्वायर ग्राउंड फ्रेम में। अब सॉल्व करेंगे तो ये देगा। सही है ना। हटाएं इसको। अब यही क्वेश्चन ना पिछले साल के एडवांस का था। हाँ, इसी साल तो आया था। हाँ, बट उन्होंने बस ओमेगा पूछा था। हटाए। ये क्वेश्चन था, एक बार उसी पे वापिस चलेंगे क्वेश्चन पे और थोड़ा उसको भी समझेंगे। ये इस तरीके से है, ये ऐसे उन्होंने दिया था, ठीक है, और ये एक डिस्क है जिसका मास m है, ठीक है, और रेडियस इसका r दिया गया, इसका रेडियस r है। यहाँ पे एक मोटर है, यहाँ पे ना किनारे एक मोटर मैंने लगा दिया, मोटर, और ये एक्सिस ही फ्रिक्शनलेस है और मोटर की जो एक्सिस है ये भी फ्रिक्शनलेस है, दोनों ही एक्सिस फ्रिक्शनलेस है। बट यहाँ पे एक डिस्क था, यहाँ पे एक डिस्क है जिसका मास भी कैपिटल M है और इसका रेडियस ना 2r कर लेते हैं, इसका रेडियस r कर लें, और r करोगे तो हाँ ठीक है चलेगा, रेडियस की पेरीफेरी पे है, ठीक है। तो ये पेरीफेरी पे है, मतलब एक बड़ा सा डिस्क है, ये एक्सिस फ्रिक्शनलेस थी, ठीक है, और यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है इसके ऊपर एक एक्सल, और ये एक्सल अगेन फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये जो मोटर का जो ये एक्सल है वो इस डिस्क को ऐसे घुमा सकता है, ऐसे घुमा सकता है, मतलब यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है तो मोटर इसको घुमा सकता है। मास m डिस्क का, रेडियस r, सब कुछ डिस्क है। लिखो तो क्वेश्चन इसमें। हाँ, इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, ठीक है, इनिशियली दोनों रेस्ट में थे। अब ये जो क्या कर रहा है ना, ये मोटर उसको घुमाना शुरू कर दिया। हाँ, लिखो तो इफ एंगुलर, if initially लिखना, if initially both disk are in rest, if initially both disk are in rest, if initially both disk are in rest and motor turn a smaller disk, motor turn a smaller disk with angular velocity omega naught with respect to ground, with respect to ground। अच्छा सुनो, एक बात, थोड़ा सी एक पॉइंट है, जय ने जब क्वेश्चन दिया था ना तो ये वर्ड नहीं लिखा था, लेकिन उनका वर्ड बहुत अच्छा था। एक होता है ना डिफॉल्ट केस में लेना, तो डिफॉल्ट केस का मतलब होता है ग्राउंड फ्रेम में। तो कहा था कि उन्होंने ये कहा था, मोटर वर्ड उसने यूज ही नहीं किया था, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे एक सॉफ्ट लगा हुआ है, ये स्मॉलर डिस्क एंगुलर ओमेगा नॉट से घूमना शुरू कर दिया,
तो ना लाइन उनका क्या, उनकी लाइन अच्छी लाइन थी। उन्होंने कहा कि स्मॉलर डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घूमना शुरू कर दिया, तो बताइए बड़े डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब ये वर्ड आएगा ना कि स्मॉलर डिस्क घूमना शुरू कर दिया ओमेगा नॉट से, तो इसका मतलब है कि वो ग्राउंड फ्रेम में ओमेगा नॉट बोल रहा है। और अब मैं एक लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, सुनना, मैं कह रहा हूँ कि जो मोटर है वो इस डिस्क को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घुमाना शुरू कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब तो सेम लैंग्वेज है। लेकिन मैं कहूं कि ये मोटर अपने रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घुमाना शुरू कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू इट सेल्फ लिख ले, तब तो मोटर के फ्रेम में है। अगर कहे कि ये मोटर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घुमाना शुरू किया विथ रिस्पेक्ट टू इट सेल्फ, तो वो ओमेगा नॉट इसके फ्रेम में आएगा। स्टिल अगर ऐसा भी बोल देना कि मोटर इसको ओमेगा नॉट से घुमाना शुरू कर देगा, इसका ही मतलब पता क्या है, मोटर के ही रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड फ्रेम में नहीं है। मोटर वर्ड यूज कर दिया तो लैंग्वेज समझने की कोशिश करना क्या कर रहा हूं। तो ना पहला लैंग्वेज है कि कह रहा है कि पूरा क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि इनिशियली होल सिस्टम इज इन रेस्ट एंड डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, देन फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस डिस्क, बिगर डिस्क। तो अगर ऐसा बोल दिया, इसका मतलब है कि ये ओमेगा नॉट ग्राउंड फ्रेम में है। अब मैं अगला लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि मोट इन दिस इनिशियली होल सिस्टम इज इन रेस्ट and motor start rotating a smaller disk with angular velocity omega naught। तो ये मोटर के फ्रेम में है, मतलब मोटर कितने से उसको घुमा रहा है, मोटर कितने से। क्वेश्चन में कह दे कि इस मोटर का आरपीएम ओमेगा नॉट है, तो भी वो मोटर के ही फ्रेम में है। हाँ, ग्राउंड फ्रेम में देखा जाएगा। बट ये जो टर्म्स में बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो ना थोड़ा सा। जब मोटर वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब मोटर कितने से घुमा रहा है, तो अपने रिस्पेक्ट में, जैसे मैं मोटर हूं और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, मैं ओमेगा नॉट से घुमा रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा नॉट। तो मोटर वर्ड अगर आ गया तो ग्राउंड फ्रेम में चला जाएगा। तो जेई जब क्वेश्चन दिया था उसने कहा था कि डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर दे दिया हूं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दिया हूं, तो अपने आप में क्लियर है, ठीक है। देन फाइंड मतलब जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका मतलब कि ओमेगा नॉट ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि मैंने लिखा ही ऑलरेडी ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। तो लिखो देन फाइंड, पहला क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बिगर डिस्क, सेकेंड क्वेश्चन वर्क डन बाय मोटर, इस प्रोसेस में मोटर को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उन्होंने बस एक ही क्वेश्चन पूछा था कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है। तो चलो ये ओमेगा नॉट से घुमा रहा था ग्राउंड फ्रेम में, तो अगर ये ओमेगा नॉट से घुमा रहा है ग्राउंड फ्रेम में, इस सेंस से मान लो ये ओमेगा नॉट से घुमा रहा है ऐसे, ये सेंस मतलब ये है ऐसे है, ये सेंस ऐसे ऊपर को है, तो इसका जो ओमेगा आएगा ना वो उल्टा सेंस में आएगा। अगर नहीं भी आता है उधर मानो ना, आंसर सेम आएगा। किसी ने मान लिया कि ओमेगा इसी सेंस से मान लिया, चलो कोई बात नहीं। जब मोटर ने इसको घुमाया इस ओमेगा नॉट से, तो इस डिस्क के पास ओमेगा ऐसे आ गया ऐसे, और दोनों का सेंस में सेम मान रहा हूं, तो इस बड़े वाले एक्सिस के बाद एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, सही है। तो इस बड़े वाले डिस्क के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लगाता है, सही है। तो अब अगर मैं एएमसी लिखूं बड़े वाले डिस्क के एक्सिस के बाद, नहीं लगा सकते, वो इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, अभी सोचेंगे इसको, ये जो एक्सेस है, एक्सेस जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, सूडो फोर्स है ना ये, सूडो फोर्स जो होगा वो नहीं, इसके पास ना दो तरह का एक्सेलरेशन आएगा ड्यूरिंग वो, एक ये जो फ्रेम बनेगा ये ईलर टर्म से भी आ जाएगा, इसमें नहीं आना चाहिए। अब इस पर देखना पड़ेगा कि इस एक्सिस अबाउट एंगुलर कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, एक बार इसको तो सोचेंगे बैठ के अभी। बट अभी तो इसके अबाउट लिखते हैं, क्योंकि इसकी एक्सिस रेस्ट पे है, तो इसके अबाउट एंगुलर कंजर्वेशन लगाते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, फिर फर्दर इसके अबाउट जाएंगे, फिर रीजन फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, इज इक्वल टू ये डिस्क का बनेगा m इज टू 2r का स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर बाई 2 इंच 2, इसका ओमेगा ओमेगा लिख लिया प्लस आई ओमेगा। इनिशियली दोनों रेस्ट में थे ना, इनिशियली दोनों, अब ना मोटर घुमाया
तो अब ये आ गया इतना प्लस इस छोटे वाले डिस्क का, अपने अब छोटे वाले डिस्क लिखना पड़ेगा और छोटे वाले डिस्क का इसके अबाउट लिखना है। तो पहले इस डिस्क का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंड देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, नहीं वो वाला फॉर्मूला एलसीएम का, हाँ एलसीएम प्लस एम आर परपेंडिकुलर बीसीएम का टर्म यूज करना पड़ेगा, सही है। तो ये बनेगा प्लस, अच्छा इस डिस्क का इसके खुद के एक्सिस के अबाउट ये बनेगा मास एम आर का स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों का सेंस मैंने सेम आना है। तो ये नहीं सॉरी, ये तो ग्राउंड फ्रेम में था ओमेगा नॉट, इसको तो ओमेगा नॉट ही लिखोगे, ये तो ओमेगा नॉट ग्राउंड फ्रेम में मैंने दिया था, आई ओमेगा लिख रहे हो ना, अभी आया नहीं ना, अभी इसका तो इसके अबाउट आया, फिर परपेंडिकुलर वाला लाइन, तो हम लिखेंगे इसका मास, रुको तो अभी इसका मास लिखेंगे m, पहले इससे आंसर निकाले ना फिर उधर जाएंगे हम, और m इंटू ये दूरी कितनी है r है, इंटू इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसके जो एक्सिस है वो 2r इंटू ओमेगा से आएगा, हाँ ये बनेगा डिस्टेंस 2r इंटू इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसके एक्सिस के अबाउट, तो बनेगा 2r इंटू ओमेगा एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर, तो आई सी ओमेगा प्लस एम आर परपेंडिकुलर वीसीएम यूज कर रहा हूँ, हाँ तो वीसीएम यूज करेंगे इस डिस्क के सेंटर का, और इसका डिस्क का जो सेंटर है वो इस वर्टिकल एक्सिस पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, सही है। कितना आएगा ओमेगा, ओमेगा आएगा ओमेगा नॉट बाई 13 माइनस साइड के साथ, सही है ना, एक बार चेक कर लो। ट्वेल्व आएगा, तो 2 का भी टर्म आएगा क्या, 2/6 का टर्म आएगा क्या, सही है। बाय मिस्टेकली यही आंसर भी था जेई का 12, ठीक है। तो ये तो हम एक्सिस के अबाउट लिखे हैं, अब पहले हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें फिर उसके बाद हम उसकी बातों पे आएंगे। अब बात करेंगे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, मतलब ना मोटर ने एक्सटर्नल करा, मोटर ने कितना वर्क डन किया, तो जैसे इरोडो में दिया था उसने कि मोटर का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो इनिशियल तो कंडीशन 0 थी, तो जब फाइनल कंडीशन आई उतना ही मोटर ने वर्क डन किया, सही है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसने दिया दैट इज हाफ आई, इस बड़े वाले डिस्क का आई बनेगा कितना m 2r का स्क्वायर हाफ एम आर का स्क्वायर बाई 2 इंच टू ओमेगा, फाइनल ओमेगा, सही है। ये कैंडिडेट इसकी हो गई, अब मुझे उस डिस्क की कैंडिडेट निकालनी पड़ेगी, और डिस्क की कैंडिडेट थी फिर वैसे ही आई सी ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी सी एम का स्क्वायर, क्योंकि कोई आई आर का टर्म नहीं है, तो इसका लिखेंगे हाफ आई सी एम बनेगा एम आर का स्क्वायर बाई 2 इंच टू इसका ओमेगा जो आया है नहीं ग्राउंड फ्रेम में ओमेगा नॉट, समझ रहे हो, पूरे सिस्टम का कैंडिडेट सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, और फर्स्ट सेंटर ऑफ मास की एनर्जी, तो हाफ आई सी ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ एम बीसीएम का स्क्वायर यूज करोगे ना, क्योंकि ये ना दोनों मोशन कर रहा है, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे ओमेगा नॉट का स्क्वायर हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ इसका मास क्या है एम इंटू बीसीएम आएगा 2r इंच टू ओमेगा, तो ये लिखेंगे हम लोग 2r इंच टू ओमेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा इस मोटर ने टोटल कितना वर्डन किया, सही है ना। अच्छा अब इसके बाद वो वाला एक्सिस पे ना कैलकुलेट करो, ये आई थिंक नहीं आना चाहिए, अब उसका कारण समझते हैं वो क्यों नहीं आ रहा है। अब ये जो जिस वक्त तुम इसको टर्न कर रहे हो ना, जिस वक्त इसको तुम ऐसे घुमा रहे हो, जिस वक्त तुम इसको मतलब ओमेगा नॉट अचानक से तो आया नहीं होगा, इस डिस्क के पास ओमेगा नॉट 0 से बढ़ के ओमेगा नॉट हुआ होगा, तो सुनो तो पहले ये तो सही है ना, सोचते हैं ना आगे, तो अभी सोचेंगे उसको। मैं ये कह रहा था कि इसके पास जो ओमेगा नॉट आया होगा वो अचानक से नहीं आया होगा, वो 0 से बढ़ के आया होगा, और इसके पास भी ओमेगा 0 से बढ़ के आया होगा। इसका मतलब कि ये जो एक्सेस है ना, ये जो एक्सेल है, ये जो एक्सिस है वो
इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ वेरिएबल ओमेगा। अगर वेरिएबल ओमेगा आएगा तो यहां से अब 3 सूडो फोर्स आएंगे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल वाला, एक तो ट्रांसलेटरी वाला सबसे पहले, और 3 अलग तरह का सूडो फोर्स। हाँ हाँ, अल्फा वाला टाक दे देगा। अब जो सेंटर वो वाला है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, तो जो सूडो वाला है v स्क्वायर बाई आर वाला, देखो ना, इसके पास बेसिकली 3 तरह का एक्सेलरेशन है, 3 तरह का। एक एक्सेलरेशन ये है टुवर्ड द सेंटर वाला v स्क्वायर बाई आर, तो उसके वजह से आएगा m इंटू वी स्क्वायर बाई आर का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वो जो हम दिखाएंगे वो भी इन्हीं से पास करेगा, वो तो टॉर्क 0 देगा इस एक्सिस के बाद। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल वाला आएगा, वो भी इसी से पास करेगा, वो भी 0 जाएगा। अब बात करेंगे कोरिलेसिस वाला। तो कोरिलेसिस वाला होता है कि इसके रिस्पेक्ट में जिस ओमेगा से ये घूम रहा है, तुम उसी ओमेगा से घूम रहे हो ना, तो कोई और ओमेगा है। बात है कि अच्छा नहीं, एक्सेस के ओमेगा, एक्सेस बढ़े ना, इसका ओमेगा और इसका ओमेगा सेम है, सही है ना। तो अगर इसका ओमेगा सेम है, तो जो कोरिलेसिस वाला आएगा, कोरिलेसिस वाला वो होता है 2m v क्रॉस ओमेगा। तो ये तो रेस्ट पे है, तो इस पे तो कोई कोरिलेशन नहीं लगेगा, बट ये घूम रहा है ग्राउंड फ्रेम में, इसका ओमेगा नॉट है ना, तो अगर ओमेगा नॉट में से और 2m v क्रॉस ओमेगा, और ओमेगा इसका ओमेगा होता है, और इसकी जो वेलोसिटी आएगी, अब ये 2m, अब अगर इसके पूरे सेंटर ऑफ मास का हेल्प लिया जाए तो भी इसी से पास करेगा, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ना, तो इसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, और जो होगा वो इसी से पास करेगा। एक्सिस तो यही है। अब एक टर्म और आता है अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर किससे पास करेगा? अल्फा क्रॉस आर ये नहीं पास करेगा, इसमें प्रॉब्लमेटिक है। ये अल्फा क्रॉस आर में प्रॉब्लमेटिक आएगी, क्योंकि अल्फा क्रॉस आर में अल्फा तो सेम है, आर का टर्म चेंज हो रहा है। हाँ, इस डिस्क पे जो पॉइंट्स है ना, इस डिस्क पे जो पॉइंट है, वो हर पॉइंट का आर अलग अलग है। तो सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास से तब पास करता है जब सूडो फोर्स की वैल्यू पोजीशन का फंक्शन ना हो। जैसे कि वो वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे घूम रहा था ऐसे ना, तो उसमें हाँ समथिंग आएगा, मतलब ये नहीं कह सकते हो कि जो ईलर फोर्स है ना वो इसी से पास करेगा, इसके सेंटर से पास करेगा, क्योंकि वो ईलर फोर्स इनकी दूरी पे डिपेंड कर रहा है। यही नहीं, वो भी प्रॉब्लमेटिक है, अभी कोरिलेसिस से प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसमें क्या आएगा 2m vr क्रॉस ओमेगा, और vr जो है इस एक्सिस रिस्पेक्ट में इसके हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो पोजीशन का फंक्शन है। तो कोरिलेसिस किससे पास करेगा अभी बोलना मुश्किल, मतलब सेंटर ऑफ मास से बोलना सही नहीं है, ठीक है ना। तो इससे लिखना तो सही नहीं है, दोनों की वजह से। अगर ये कांस्टेंट होते हैं ना तो काम चल जाता, ठीक है। इसके बाद ना एक क्वेश्चन पे और आता है, ये है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो असाइनमेंट में है। इस तरीके से एक रॉड दिया हुआ है, ठीक है, और इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, ठीक है, और इस रॉड को मैंने यहां से छोड़ा है, और ये डिस्टेंस दिया गया, सपोज करो ये भी l के बराबर है, ये भी l के बराबर है, ठीक है, कॉपी करो तो। और ये जो एंगल दिया गया है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सही है। तो इसमें कई चीजें, वो तो जस्ट आफ्टर निकालेंगे, अलग बात है, बट इसमें ऐसा भी पॉसिबल है ना कि इससे टकराने के बाद जब ये ऊपर की ओर जाए तो इससे टकरा भी जाए धरती से भी। अरे कैसे नहीं टकरा सकता, क्योंकि जब n ऐसे लगेगा तो सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी ऊपर मिलेगी, लेकिन ओमेगा उल्टा मिलेगा, तो ओमेगा ऐसे मिलेगा, तो क्या पता ऐसे घूमते हुए दूसरा n टकरा जाए। क्या ग्रेविटी, ग्रेविटी ओमेगा को चेंज नहीं करेगा ना, वेलोसिटी को चेंज करेगा ना। तो हम उन क्वेश्चनों पर भी आएंगे, अभी तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। लिखो तो पहला क्वेश्चन, इफ कोलिजन इज इलास्टिक
इफ कोलिजन इज इलास्टिक हैविंग, इलास्टिक हो गया तो ऐसी वन आ गया, इफ कोलिजन इज इलास्टिक then find velocity of center of rod and its angular velocity, then find velocity of center of rod and its angular velocity just after collision, just after collision, just after collision। तो collision के just पहले अगर मैं इसकी एबीडी बनाऊं तो मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, और ये एल डिस्टेंस पे आया है, तो अगर ये एल दूरी पे आया है ना, तो टक्कर मारने के जस्ट पहले इसके सेंटर की वेलोसिटी होगी √2g/L, दिस एंगल इज थीटा, √2gl, सही है ना, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, सही है, इतना आएगा। अब टक्कर के बाद की कंडीशन लिखने बाकी है हमें, तो टक्कर के बाद की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो मैं ये कहूंगा कि सेंटर की वेलोसिटी लेट VCM मिल गई, और एंगुलर वेलोसिटी तो ऐसी ही मिलेगी, दिस इज ओमेगा, सही है। और जो इम्पैक्ट फोर्स लगेगा वो एन लगेगा, और टक्कर के टाइम पे क्या मुझे mg को दिखाना चाहिए? नहीं, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। अब इस पे लिखेंगे हम लोग, देखो अब ये मोमेंटम कंजर्वेशन करते तो होगा नहीं, ये सिर्फ इंपल्स इक्वेशन से ही सॉल्व हो पाएगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा, एंगुलर कंजर्वेशन लगेगा, ठीक। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एकदम अच्छी बात उसने बोला है कि देखो इसी के अबाउट लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, अभी आंसर तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ये इसी पॉइंट से टॉर्क पास करेगा, फोर्स जब भी फोर्स होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसमें प्रॉब्लम, ये सुनना मेरी बात, इस क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज और बचा रह गया, हमने एन को तो दिखाया, फ्रिक्शन को नहीं दिखाया, मतलब इनको ना फ्रिक्शनलेस बोलना पड़ेगा तभी जाके एफबीडी ऐसी बनेगी, और अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं है तो क्या इसकी एफबीडी ऐसी बननी चाहिए? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी की हमें बात करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं कंजर्वेशन की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, हाँ ये भी तो सही कह रहे हो, तो कि अगर ये फ्रिक्शन भी होता तो भी उस, लेकिन हाँ तब एक प्रॉब्लम और आती, अगर फ्रिक्शन यहाँ पे नॉन सॉरी इंपल्सिव आ गया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिर्फ ऊपर की ओर नहीं होगी, इधर भी हो जाएगी, तो एक और अननोन आ जाता, क्या? हाँ, यही चेक करना पड़ेगा कि इंपल्सिव है कि नहीं। अब इंपल्सिव इसलिए होगा क्योंकि ये तो एन इंपल्सिव है, एन इंपल्सिव है, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी चेक करते हैं कि इस कंडीशन पे मान लो भी नॉन इंपल्सिव है, फिर वेरीफाई करेंगे कि नहीं गलत है कि सही है। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ऐसे बनेगी, देखो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी ये बनेगी L/2 ओमेगा, और सेंटर की वेलोसिटी जोड़ोगे तो जब इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में लिखोगे तो इधर नहीं आएगी, इधर आएगी, इसका मतलब इधर फ्रिक्शन आना चाहिए। अभी फ्रिक्शन अगर आ गया, इसका मतलब कि इस रॉड के पास इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के पास एक और वेलोसिटी होगी, अगर रफ होता तो, अगर रफ होता इधर आती। और ये फ्रिक्शन इंपल्सिव कैसे बना? क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो μ/n बनेगा, और n इंपल्सिव हो गया तो फ्रिक्शन को इंपल्सिव बनना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर ये सरफेस रफ होता तो इसके सेंटर के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आती, सही है ना। और यहाँ का जो फ्रिक्शन होता वो काइनेटिक नेचर का होता, तो इसमें एक और अभी आएगा, सोचना पड़ेगा कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन अगर रहा तो अगेन कितने समय तक रहा, क्या उस समय तक काम किया जब तक एन काम किया? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा सफिशिएंट हो कि यहाँ पे स्लिपिंग ना करे टक्कर मारते समय, ये अच्छा टक्कर मारते समय नहीं, स्लिपिंग क्या, ये ऊपर उठेगा ही उठेगा टक्कर मारते समय, इसकी वेलोसिटी इधर आई ना, और इसकी वेलोसिटी ऊपर को आई, नहीं रहेगा, मतलब ये कांटेक्ट नहीं है तो, हाँ ठीक है, जब ऐसे इंपैक्ट मार रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी
नहीं, अब जस्ट आफ्टर छोड़ दो, ड्यूरिंग कोलिजन देखना ही पड़ेगा हमें। ड्यूरिंग ये नहीं आना चाहिए मुझे भी लग रहा है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है ना सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। अच्छा ये भी तो हो सकता है, सुनो तो मेरी बात, ये टक्कर मारा, ये टक्कर मारते समय इसका सेंटर ऊपर उठा ही ना हो सकता है कि ये इतना दूरी से गिर रहा है कि ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो, ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो कि इधर का इंपैक्ट उतना आया ही ना हो। नहीं अभी तो फ्रिक्शन, रुको ना 2 मिनट, क्या ये जरूरी है कि किसी चीज को मैं यहां से छोड़ूं और इससे टकराए और उसके बाद सेंटर इसका ऊपर ही उठे? अच्छा मैं ये बोल दूं, मेरी बात सुनो, मैं ये बोल दूं तुमसे, ठीक है, कि यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लो 0 होता, ई की वैल्यू 0 है। अगर ई की वैल्यू 0 है मतलब इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बननी चाहिए। अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं बना और इस पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तुमको, अगर इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस सेंस से बना, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर इसी सेंस में हुआ, अभी सुनो ये तो रेस्ट पे है, मेरी बात सुनना, ये रेस्ट पे है, तो अगर रेस्ट पे है तो ओमेगा का सेंस ऐसे आया। नहीं ये कैसे तुम कहोगे कि अगर ये ई की वैल्यू 0 है, अगर ई की वैल्यू 0 है, ई की वैल्यू 0 है तो ये ओमेगा तो ऐसे आएगा, बट ये बोलना कि इसके सेंटर की वेलोसिटी इस मतलब इधर का जो इंपल्स आ रहा है वो इंपल्स इसको भी ओवरकम करके ऊपर कर देगा, ये गारंटी लेना मुश्किल हो रहा है ना। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, एन का जो इंपल्स होगा, ये जो एन का इंपल्स आ रहा है वो चेंज इन मोमेंटम देगा, तो पहले तो इस डायरेक्शन के मोमेंटम के बराबर ये वाला इंपल्स कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा तब तो जाके ऊपर कर देगा। तो ये गारंटी हम कैसे लें, यहाँ का जो इंपल्स आएगा वो इस डायरेक्शन की इनिशियल मोमेंटम से ज्यादा है। ई बराबर 0 का सिंपल मतलब ये कि ये रेस्ट पे आ गया। अगर अच्छा कोई बात नहीं, एक बात बताओ, ये रेस्ट पे आ गया, अच्छा सुनो ना एक सेकेंड रुको, तो अभी कंजर्वेशन से ही समझ लेते हैं। ई की वैल्यू मान लो 0 है, लेट ई की वैल्यू अगर 0 में मान लिया, एक काम करते हैं पहले इस क्वेश्चन को ना म्यू 0 मान के सॉल्व करके फिर एनालिसिस पाएंगे, तब जाके इसको समझ में आएगा। पहले रुको, इसमें इसको ऐसे रहने दो, फ्रिक्शन वाली बात हम अभी आते हैं। अभी मैं म्यू को 0 मान के सॉल्व कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन इजियर साइड में रहे, उसके बाद फिर वापस आ जाएगा उस पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ का मैंने एन दिखाया और इस केस में मैंने ऐसे दिखा दिया, टक्कर के बाद सेंटर की वेलोसिटी, टक्कर के बाद सेंटर की वेलोसिटी मैंने ऊपर की ओर दिखा दिया, और चूंकि एन ऐसे लगा है तो इसका ओमेगा ऐसे आएगा, ये ओमेगा है और ये भी नॉट है, सही है। अब सुनो, यूज करते हैं इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखोगे, अब यहीं से मैं डिसाइड भी कर दूंगा अभी कि ये सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे, वो बीसीएम और उसका ओमेगा का टर्म से समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा समझ में। तो अगर मुझे इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, लिखना है, तो इसका कितना आएगा, m √2 GL इंटू L/2 cos थीटा, और आई ओमेगा तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि रॉड घूम तो नहीं रहा है, रॉड सीधे ऐसे आ रहा है, ऐसे घूम तो नहीं रहा है, तो आई सी ओमेगा नहीं आएगा, तो आएगा कितना, सिर्फ ये आएगा एम भी आर परपेंडिकुलर, तो एम भी और आर परपेंडिकुलर दूरी L/2 cos थीटा बनेगा, इज इक्वल टू इस पोजीशन पे आई सी ओमेगा, और इस सेंस को मैं प्लस मान रहा हूँ, मतलब ओमेगा का सेंस प्लस है, ओमेगा का सेंस प्लस, तो ये कितना आएगा, एम एल का स्क्वायर बाई 12 इंच टू ओमेगा, और इसका जो आएगा वो निगेटिव आएगा अगर मैंने भी ऊपर कर मान लिया तो, ये कितना आएगा, एम भी नॉट इंच टू L/2 cos थीटा, इक्वेशन 1 बन गया। एक काम करो, यहाँ से m के कैंसिल कर दो, l के टर्म फिलहाल कैंसिल कर ही देते हैं, तो इससे इक्वेशन बन गया √GL/2 cos थीटा बराबर L ओमेगा अपान 2 भी तो कट जाएगा इससे, नहीं 2 नहीं कटेगा, इसको ही रहने दो 12 माइनस भी नॉट cos थीटा अपान 2, इक्वेशन नंबर 1, सही है। अगला लिखेंगे ई के इक्वेशन,
और अगर ये कोलिजन अगर मैं बोलूं इलास्टिक बोले हो ना, इलास्टिक बोले हैं, तो फिर इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी। तो E1 है, तो E1 है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखेंगे, तो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऐसी आएगी, दैट इज L/2 ओमेगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास ऐसे दोबारा, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम L/2 ओमेगा, सेंटर ऑफ मास को जोड़ेंगे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये बनेगा थीटा, सही है। तो ये बनेगा V0 प्लस L/2 ओमेगा कॉस थीटा अपॉन अप्रोच। अप्रोच तो इसकी वेलोसिटी इसी के बराबर होगी, क्योंकि इनिशियली वो ट्रांसलेट कर रहा है, तो ट्रांसलेट में वेलोसिटी बराबर होती है। ये कितनी आएगी, √2g इंटू L, सही है ना। कुछ समझो क्या कर रहा हूँ, जहाँ इंपैक्ट हो। अब इसका इक्वेशन लिख लो, तो ये बनेगा √2gl बराबर V0 प्लस L/2 ओमेगा कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो टक्कर के बाद V0 ओमेगा आ ही जाएगा, तो इक्वेशन 2 अनवन है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बस यही पूछा गया था ना, बस 2 क्वेश्चन था, सही है ना। अच्छा, यहां से तो मैंने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बट इसके बाद अब थोड़ा सा ना उन पॉइंट्स पे आता है। लिखो तो अगला क्वेश्चन इसके अंदर, ठीक है ना। लिखो अगला क्वेश्चन इसके अंदर कि मैं ये चाहता हूं कि इस थीटा की वैल्यू कितनी हो, ताकि टक्कर के बाद ये ऊपर उठे ही नहीं। हाँ, अगर मैं V0 को 0 कर दूं तो नीचे को जाएगा, आ रहा है ना। इसका मतलब सेंटर मास रिबाउंड तो नहीं हुआ, मतलब ऐसा थीटा पॉसिबल है कि ये जब टक्कर मारे, ऐसे टक्कर मारे, तो सेंटर ऑफ मास रिबाउंड नहीं होगा। अगर रिबाउंड नहीं हुआ और ओमेगा का सेंस ऐसा है, तो फिर सेंटर ऑफ मास कुछ नीचे को आएगा। मतलब मैं ये कह रहा था कि ऐसा पॉसिबल है कि सेंटर ऑफ मास जरूर नहीं ऊपर जाए, हो सकता है ना, ठीक है ना। यही चीज हम उस वक्त डिस्कस कर रहे थे कि क्या जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास ऊपर जाए, तो जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है। अब वो फ्रिक्शन पे दोबारा आता है, ठीक है, आते हैं ना दोबारा। अभी के लिए मैं अब मैं अच्छा, इसमें ना कई बार क्वेश्चन ही पूछता है ना कि बताइए इसे टक्कर मारने के बाद इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितना ऊपर उठेगा। तो V0 सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी टक्कर के बाद तो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब फ्री फॉल करेगा ये, क्योंकि एक बार हवा में चला गया, एक बार हवा में, तो फोर्स बस mg होगा, mg होगा, तो इसको ओमेगा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ओमेगा वही रहेगा, टॉर्क 0 रहेगा हमेशा। अब तो फिर इसका फ्री फॉल g का एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ से V0² से हाइट आ जाएगी, और इनिशियल डिस्टेंस कितना था उसको जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा कि कितना हाइट तक ऊपर जाएगा। समझो क्या बोल रहा हूँ, सही है। तो क्वेश्चन पूछता है कि टक्कर मारने के बाद बताओ ये कितना ऊपर तक और उठेगा, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं ना कि ये थीटा क्वेश्चन के अंदर पता था, तो ये L/2 का साइन थीटा एन प्लस V0²/2g, इसे सेंटर मास की हाइट आ गई। कई बार ये पूछता है कि बताइए कि मैक्सिमम हाइट तक जाते समय कितना एंगल घूम गया, ओमेगा टी सीधे थीटा आ जाएगा, इसलिए क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो टाइम तो मिल गया, ठीक है। V0/g से टाइम मिल गया, एकदम सही करो, V0/g से टाइम आ गया, और उस टाइम को ओमेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल ऑफ रोटेशन मिल जाएगा, सही है ना। अच्छा, इसमें अब उस बात पे आते हैं कि अगर ये सरफेस रफ होता तो क्या होता, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अभी तुमने इसमें ना एक डेटा सेलेक्ट किए थे कि V0 की वैल्यू तुमने 0 प्लेस किया था, सोचते हैं तुम इतना ना V0 जब 0 किए हो, एक सेकेंड, आप थोड़ा समझते हैं। एक चीज से तुम मान ही रहे थे
कि टकराने के बाद ऐसा डेटा पॉसिबल है कि सेंटर ऑफ मास नीचे को रहा है। तो मैंने मान लिया कि टक्कर के तुरंत बाद सेंटर ऑफ मास नीचे आता है। ओमेगा का सेंस तो यही रहेगा, ओमेगा सेंस यही रहेगा। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे और ये VCM ये ओमेगा, ये दोनों ही जब तक ये कांटेक्ट रहा है उस पूरी दौरान ये दोनों डेवलप हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि इससे कांटेक्ट खत्म हो गया उसके बाद ये ओमेगा अब नया आ रहा है। अरे नहीं, ये ओमेगा जितने टाइम तक कोलिजन हुआ है 0 से dt टाइम तक, पूरे होल टाइम में n रहा है और उसने इस ओमेगा को दिया है। तो पूरे उस होल टाइम में हमें देखना पड़ेगा कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, हाँ ठीक है, तो मुझे ये बताओ, हाँ dt इंटरवल के अंदर, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ फिर इसका सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी तुमने L ओमेगा इधर दिया, L/2 ओमेगा इधर दिया, और VCM ऐसे आ जाएगा, ये ग्राउंड फ्रेम में आ गया, सही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्वाइट पॉसिबल है कि ये एकदम पॉसिबल है कि इसका ये वाला कंपोनेंट इससे कम हो जाए ड्यूरिंग, तो इसलिए आ सकता है फिर वो उसी कंडीशन से कि ये ओमेगा जब तक है ये VCM तब तक है, सही है ना। जब तक ओमेगा है तब तक VCM है। और एक और बात, ओमेगा तो शुरू में 0 के आसपास होगा, एकदम सही नीचे करोगा, ये ग्रांटेड है। 0 से dt इंटरवल में ये ओमेगा रीच कब किया है? अरे VCM तो अभी भी नीचे ही है, हाँ, लेकिन फाइनल VCM ये है, मतलब 0 और dt इंटरवल पे, dt इंटरवल का VCM नीचे को रहा है, बट 0 इंटरवल और इसके बीच में तो हमेशा सेंटर ऑफ मास नीचे को आ रहा है, और उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है बिकॉज ऑफ यहाँ का n। इसका मतलब कि जब तक कोलिजन हो रहा है 0 से dt, उस पूरे इंटरवल में इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी नीचे ही है, क्योंकि ये जो ओमेगा है शुरू में 0 थी, dt इंटरवल यहां पे ओमेगा अटेंड कर रहा है, यहां पे ओमेगा अटेंड कर रहा है। अब बता रहा हूं सुनो, तो इस dt इंटरवल की हम बातें नहीं कर रहे हैं, अब छोड़ दो। जिस वक्त एक कोलिजन शुरू हुआ था मैं उस समय की बात कर रहा हूं। तो जिस समय कोलिजन शुरू हुआ, क्या उस समय ये जो आ रहा है डेटा वो नेग्लिजिबल है? इसका मतलब ये पॉइंट VCM ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, √2gl है, सही है। और जब 0 से dt1 तक है, मतलब इसमें भी कई पार्ट कर दिया, जब इस इंटरवल पे गए तो यहां का ओमेगा कुछ बड़ा है, बट वो जरूरी नहीं है कि इसका ये वाला जो कंपोनेंट आए वो इसको बैलेंस करे। इसका मतलब कि बीच में एक ऐसा टाइम आ सकता है जब इसका ये कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, आ सकता है, बट वो जरूरी नहीं है। हाँ, हाँ नहीं कर पाए तो ठीक है, ये भी सही है, बट इतना तो तय है कि एक सर्टेन टाइम के पहले तक इसका ये वाला कंपोनेंट इससे तो कम ही रहेगा। हाँ सही कह रहे हो, तो ठीक है, बट एक चीज मुझे बताओ, ये तो मैं कंफर्म कर लिया ना कि इस पूरे 0 से dt इंटरवल में जो शुरुआत का टाइम इंटरवल है उस इंटरवल में इसका ये वाला कंपोनेंट इससे कम होगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसके साथ कांटेक्ट में तो है, कांटेक्ट में है। जब तुम कह रहे हो कि इसका इधर का कंपोनेंट इससे कम है, दैट मीन्स इस रॉड का ये पॉइंट इस धरती के साथ कांटेक्ट में है कांटेक्ट में। और इस पॉइंट की वेलोसिटी ये अगर थोड़ा सा भी है तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी ही होगी, मतलब रॉड यहां पे इधर स्लिप कर ही रहा है, और रॉड ने अगर इधर स्लिप किया तो यहां का फ्रिक्शन को आना ही पड़ेगा, और ये μ1 अगेन इंपल्सिव बनेगा ही बनेगा, क्योंकि n इंपल्सिव है वहां का। इसीलिए एक और बात चल रही थी, सुनो तो, फिर हो सकता है अगर ये L/2 जो यहां पर अटेंड कर रहा है, यहां पे जो L/2 अटेंड कर रहा है, उसका ये वाला कंपोनेंट अगर लगातार इससे कम रहा तो फ्रिक्शन पूरे टाइम इंटरवल तक रहेगा, dt तक। हाँ
और उसके बाद जैसे ही ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर बीच में ही कहीं हो गया तो फ्रिक्शन उसके बाद यहां से एब्सेंट हो जाएगा। क्यों? हाँ, इसकी वेलोसिटी ऊपर क्यों आएगी? तो एन के टर्म्स रहेंगे बट फ्रिक्शन वहां पे नहीं रहेगा। ये भी बोलना मुश्किल ही है क्योंकि एन तो लगातार रहा है ना। अगर एन लगातार रह रहा है, एन भी हट जाए, ये सही कह रहा हूं, मतलब उस वक्त एन हटे। अब वो अलग बात है बट इतना तो मुझे क्लियर समझ में। अच्छा, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअली मुझे पता क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो एन, जितने समय तक यहाँ पे एन काम करेगा उतने समय तक फ्रिक्शन काम करेगा। अच्छा, फ्रिक्शन आएगा आएगा, ये तय है, अगर रफ रहा तो ये तय है, फ्रिक्शन आएगा आएगा। बट एक बार ये सोच लें कि क्या फ्रिक्शन यहाँ का उतने ही समय तक रहेगा जितने समय तक यहाँ का एन रहेगा? हाँ, वही तो। हाँ, और जिस वक्त इसका ये वाला कंपोनेंट इससे ज्यादा हुआ तुरंत कॉन्टेक्ट छूट गया। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये है, दोनों प्रॉब्लम क्या है। अब ये अभी तो हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका ये वाला कंपोनेंट अगर इसके बराबर हुआ, कभी नहीं होएगा, हमेशा कम रहेगा, तब तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो गया। तो हाउ इलास्टिक इज पॉसिबल? परफेक्टली इलास्टिक में ही तो ई की वैल्यू 0 बनेगी। हाँ, तो यही मुझे अब समय सोचना बच्चा बचा रह गया। ये तो हम सोच लिए हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा तो आएगा आएगा। हाँ, यहाँ पे जो एन रहेगा ना, एन एन पूरे dt टाइम तक रहेगा। एन नहीं, एन रहेगा, एन रहेगा तभी तो जाके इसका ओमेगा बढ़ता रहेगा। हाँ, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, लेकिन ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि ये जो एन है, अगर हम ये कहें कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर, मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट अच्छा, ये एन रहेगा, ये फिर बात समझ में आएगी। देखो कैसे एन रहेगा, ये फिर उसी तरीके से है। अगर मैं ये कहूं कि ये इलास्टिक इलास्टिक सरफेस डिफॉर्मेशन लग रहा है ना, सरफेस अब प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। देखो ना, ये जब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, ऐसे जब कोलिजन होता है, ऐसे टक्कर मारता है, तो तुम पहले क्या करते हो इलास्टिक कोलिजन के अंदर? पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर इसकी घटती है क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है, इसकी बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है, इसकी घट रही है। फिर एक ऐसा टाइम मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, बराबर हो गई। अब फिर आता है इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ती है, तो फिर ये गैप गैप हो जाना चाहिए ना, बट होता नहीं है। वो गैप तब होता है जब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, सही है, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब पता है क्या होता है कि ये जो सरफेस है ना, आपस में डिफॉर्म ऐसे रहते हैं, तो प्रेस है, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है, तब ये गैप ऐसे उठ रहा है। फिर एक ऐसा टाइम आया जब पूरा पूरा डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन कन्वर्ट हो गया, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। हाँ, तो इसमें भी यही हुआ होगा कि एक्चुअल में ना ये जो रॉड है ना, इस रॉड का जो नीचे वाला पॉइंट है और इसके बीच में डिफॉर्मेशन लग रहा है, डिफॉर्मेशन लग रहा है। तो जब डिफॉर्मेशन लगेगा तो जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इधर वाली और इसके बराबर हो जाएगी, उस टाइम पे इस सरफेस पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ होगा। हाँ, दोनों वेलोसिटी, लेकिन उसके बाद भी एन काम करेगा। अब फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी,
ठीक है। और जब बढ़ेगी तो हल्का सा इसके बीच में गैप बनेगा, और जो गैप बनेगा उसको रिफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। अब फिर रिफॉर्मेशन कन्वर्ट करेगा तो फिर इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा रहेगी ही रहेगी हमेशा, नहीं। अब फिर जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो यहां का पूरा पूरा सरफेस रिफॉर्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल लगेगा, लगना ही चाहिए, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर हमेशा रहेगा, और जब तक है तब फ्रिक्शन पूरा पूरा टाइम रहेगा। हाँ तो उसके जब फ्रिक्शन आप नहीं, अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूरे टाइम पे रहेगा नहीं, क्योंकि जब ये फ्रिक्शन आएगा तो सेंटर ऑफ मास के पास इधर वेलोसिटी आ जाएगी, एक और भी डैश, अब वो यहां पे आ जाएगा बी डैश। अब क्या होगा कि इसका इधर कंपोनेंट इसका इधर कंपोनेंट कट सकता है, जिस वक्त कटा उस वक्त फ्रिक्शन गैप, मतलब अभी बोलना सही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, ये इधर आएगा, मतलब ये तो हम श्योर हो चुके हैं कि फ्रिक्शन आना है। दूसरा हम ये श्योर हो चुके हैं कि ये एन पूरे टाइम तक रहेगा, ताकि इसकी वेलोसिटी से ज्यादा आ जाए और कांटेक्ट लीव भी हो। अब हमें यह सोचना था कि फ्रिक्शन क्या उतने टाइम तक रहेगा जितने टाइम तक एन रहा, ये समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ पता नहीं क्यों लग रहा है कि लगना भी चाहिए, क्योंकि एन रहेगा तो ओमेगा लगातार बढ़ता रहेगा। अगर ओमेगा लगातार बढ़ेगा तो इधर की वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी, ये लगातार इंक्रीज करेगी, और इस फ्रिक्शन की वजह से ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। हाँ ठीक है, इस v1 को लेकिन बढ़ाएगा तो ना। अच्छा ये तो तय है कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी में कौन, अगर ये दोनों बराबर हो गए बाई चांस, डिपेंडिंग द म्यू वैल्यू, क्या पता म्यू बहुत ज्यादा दे दो, तब म्यू दे दिया इन्फिनिटी लार्ज, मैं तो हम हर तरह के केस की बात कर रहे हैं कि म्यू इन्फिनिटी लार्ज हो गया, तब क्या पता, तब तो इन्फिनिटी वेलोसिटी दे देगा, इसका तो कंफर्म है। अरे तो भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो म्यू जो एन इंपल्स देगा, जो एन का, ये जो एन का जो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम आएगा उससे ओमेगा आएगा, वो बहुत ज्यादा नहीं है, और ये म्यू इतना ज्यादा है कि ये वाला बीसीएम ज्यादा आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ तो अब इसमें खैर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे ही डिस्कस, देखेंगे। मतलब हमें ये सोचना बाकी रह गया ना कि फ्रिक्शन किस टाइम तक काम करेगा। ये वैसे ही क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहा है जैसे ही सेंटर पास ऊपर रहे थे कि फ्रिक्शन कैनेटिक रहेगा शुरू में, ठीक है, और वो पूरे एन तक काम नहीं करेगा। हाँ अब फिर टक्कर मार के ऐसे रिबाउंड होता है, वो ये चीजें ना उसके तरफ लेके जा रही हैं कि हो सकता है कि फ्रिक्शन ना काम करे और हो सकता है काम करे, ये भी सोचा जा सकता है, टाइम में उसको भी सोच रहे थे हम लोग। ठीक है तो आज का बस इतना ही है, होमवर्क मैं बताता हूँ, कंप्लीट